नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे चले उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते हैं और चलते हैं आज की कहानी पर। हालात इंसान को शैतान तो शैतान सरीखे इंसान को भला मानुष बना देता है। कुछ ऐसी ही कहानी शहजाद उर्फ शादा की थी। नाम तो उसका शहजाद था, लेकिन अपराध की दुनिया में आने के बाद वह शादा के नाम से जाना जाने लगा था। विदेश से आए उस लिफाफे को देखकर मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि मेरा अपना कोई ऐसा विदेश में नहीं रहता था जो मुझे चिट्ठी लिखता। लेकिन उस लिफाफे पर मेरा नाम पता लिखा था। इसका मतलब लिफाफा चाहे जिसने भी भेजा था, मेरे लिए ही भेजा गया था। लिफाफे पर भेजने वाले का नाम शहजाद मलिक लिखा था। दिमाग पर काफी जोर दिया, फिर भी शहजाद मलिक का नाम याद नहीं आया। उत्सुकतावश मैंने उसे खोला तो उसमें से दो सुंदर फोटो निकले। उनमें से एक दो नन्हे मुन्ने बच्चों की फोटो थी और दूसरी फोटो एक आदमी व एक औरत की। पहली नजर में मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। तस्वीरों के साथ एक चिट्ठी भी थी। मैंने सरसरी नजर से उसे पढ़ा तो याद आया, अरे ये तो शादा ने भेजी है। लेकिन वह तो कुवैत में रहता था, कनाडा कब चला गया। शहजाद उर्फ शादा की फोटो देखकर मुझे उसका अतीत याद आने लगा। लगभग 12 साल पहले मैं उससे मियांवाली की मशहूर सेंट्रल जेल की काल कोठरी में मिला था, जहां वह एक खूनख्वार अपराधी के रूप में बंद था। पूरी जेल में उसकी दहशत थी। जेल में कैदियों का मनोवैज्ञानिक इलाज भी किया जाता था। शादे के इलाज के लिए भी तमाम प्रयोग किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह पहले की ही तरह झगड़ा फसाद करता रहा। उसके इस झगड़े फसाद से कैदी तो आतंकित रहते ही थे, जेल के कर्मचारी भी डरते थे। यही वजह थी कि उसे काल कोठरी में अकेला छोड़ दिया गया था। तन्हाई में रहते रहते वह इंसान से हैवान बन गया था। मैंने जेल का चार्ज संभाला तो उसके अहाते में गया। मुझे उसके पास जाते देख मेरे डिप्टी जेलर ने कहा, साहब यहीं से लौट चले, आगे जाना ठीक नहीं है। क्यों? जब यहां तक आ गया हूं तो उन कैदियों से भी मिल लूं। कहते हुए मैंने डिप्टी जेलर ने साथ चल रहे अन्य कर्मचारियों की ओर देखा। सभी सहमे हुए से थे। वे आपस में खुसर पुसर करने लगे। तभी उनमें से एक हवलदार ने कहा, सर उसमें शादा बंद है। शादा भी आदमी ही है, कोई खूनख्वार जानवर तो नहीं। ये कहकर मैं आगे बढ़ा तो साथ चल रहे स्टाफ को मजबूरन मेरे साथ चलना पड़ा। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, एक कोठरी से आवाज आई, ओए ओए। एक तरह से चेतावनी थी। इसका मतलब था, जो भी हो यहां से वापस चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। मैं बिना डरे आगे बढ़ता रहा। मेरे साथ लाठी लिए सिपाही भी थे। जब मैं शादा की कोठरी के सामने पहुंचा तो वह सख्त लहजे में बोला, तो यह है नया साहब, पहले ही दिन मुझसे टक्कर लेने आ गया। मैं पुराना जेलर था, न जाने कितने बिगड़े हुए कैदियों से मेरा सामना हो चुका था। इसलिए मैं मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, नहीं शादे, मैं तुझसे टक्कर लेने नहीं, मिलने आया हूं। मिलने आए हो? हाँ हाँ हाँ। शादा मेरी खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। शादे, मैं तुमसे विस्तार से बातें करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो? साहब, बातें करने के लिए इन लाठियों की भी जरूरत पड़ती है क्या? बातचीत तो मुंह से होती है, लाठियों से नहीं। मैं समझ गया कि आदमी पढ़ा लिखा है, लेकिन हालात ने इसे जंगली बना दिया है। सच भी है, हालात आदमी को शैतान और शैतान को भला मानुष बना देते हैं। शायद ऐसे ही किसी हालात का मारा ये भी है। मैंने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि ऑफिस में हम दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं होगा। इसके बाद मैंने अपने सफेद बालों की ओर इशारा करके कहा, मैं तुम्हारे पिता के समान हूं। पता नहीं क्यों पिता का नाम सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी विनम्रता की वजह से वह चुप रह गया था। थोड़ी देर बाद वह मेरे ऑफिस में आया। ऑफिस में मैंने जिस शादे को देखा वह जेल में बंद शादे से एकदम अलग था। वह 24-25 साल का जवान लड़का था, जो इस जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था। जब मैंने उससे प्यार से बात की तो उसके अंदर का इंसान जाग गया। शादा ने जो बताया उसके अनुसार उसका बाप इलाके का नंबरदार था। काफी जमीनें थीं उसके पास। रहने के लिए गांव के बाहर हवेली जैसा मकान था। काम करने के लिए नौकर थे। तब लोग उसे शहजादा कहते थे। उसने इंटर अच्छे नंबरों से पास किया तो उसका दाखिला इंजीनियरिंग में हो गया। जब इंजीनियरिंग का उसका आखिरी साल था तो उसकी मां मर गई। मां के मरने के कुछ दिनों बाद ही उसके बाप ने पास के गांव की एक औरत से शादी कर ली।
उस औरत के पहले से ही 2 जवान बेटे थे जो निठल्ले थे। वे दिन भर आवारों की तरह घूमते रहते थे। पढ़ाई लिखाई से उन्हें कोई मतलब नहीं था। शादी की सौतेली माँ चाहती थी कि उसके बेटों की तरह शादा भी न पढ़े लिखे। उसने शादी के बाप को भड़काना शुरू किया, वह जवान हो चुका है, चाहे तो अपने आप कमाकर पढ़ाई कर सकता है। बाप ने सौतेली माँ की बात मानी। शादा ने पिता से बहुत मिन्नतें की कि उसका पढ़ाई का ये आखिरी साल है, इसलिए उसकी पढ़ाई का खर्च उठाते रहें। पढ़ाई के बाद नौकरी लग जाएगी तो वह उनके पैसे वापस कर देगा। लेकिन उसके बाप ने उसकी एक नहीं सुनी और पढ़ाई का खर्च तो देना बंद कर ही कर दिया, उसे जमीन जायदाद से भी बेदखल कर दिया। इसके बाद शादी के सभी रास्ते बंद हो गए। उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। पढ़ाई की छोड़ो, उसे खाने पहनने तक के लाले पड़ गए। उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई। अपने ऊपर हुए अत्याचार से उसे इतना गुस्सा आया कि उसे अत्याचार करने वाले की हत्या कर देना ही ठीक लगा। उसने यही किया भी। उसने अपने बाप की हत्या कर दी। शादा ने खुद अपराध स्वीकार किया था, इसलिए बचने का कोई सवाल ही नहीं था। सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे, इसलिए अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी। चूंकि वह जवान था, इसलिए अदालत ने उसके साथ थोड़ी नरमी बरती थी। जेल में वह अपने साथी कैदियों को डरा धमका कर अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वह अभी भी शहजाद था। कुछ दिनों बाद मैंने शहजाद से कहा कि अगर वह चाहे तो अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी जेल में रहकर कर सकता है। मेरी इस बात पर वह मुझे हैरानी से देखने लगा। उसे मेरे चेहरे पर हमदर्दी की झलक दिखाई दी तो उसने पूछा, वह कैसे? मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की है। उन्होंने मदद का वादा किया है। उन्होंने तुम्हारे लिए इस संबंध में विशेष रूप से गवर्नर को लिखा है। उम्मीद है वहां से स्पेशल केस के तौर पर तुम्हारे लिए मंजूरी मिल जाएगी। मेरी बात सुनकर वह खुश हुआ। मैंने अपने स्तर पर कार्रवाई की। नतीजतन जिस कोठरी में कभी गालियां गूंजती थी और लाठियां चलती थीं, अब वही कोठरी एक विद्यार्थी का कमरा बन गई थी। जेल के वेलफेयर फंड से उसके लिए किताबें मंगवा दी गई थीं। उसकी ड्यूटी जेल में लगी मशीनों पर लगा दी गई थी। पुलिस की देखरेख में वह कॉलेज भी जाता रहा। आखिर उसने फाइनल परीक्षा दी। तमाम परेशानियों के बावजूद उसकी प्रथम पोजीशन आई। जो शहजाद कभी जेल में आतंक का पर्याय था और खौफनाक कैदी के रूप में मशहूर था, अब वही शहजाद जेल का सबसे अच्छा और मेहनती इंसान बन गया था। संयोग से उसी बीच जेल मंत्री जेल का निरीक्षण करने आए तो शहजाद ने उनके प्रति अभिनंदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ जेल फिरोज अली खां साहब की वजह से हूँ। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। मैंने जेल मंत्री से सिफारिश की कि शहजाद की सजा कम कर दी जाए। जेल मंत्री की सिफारिश पर कुछ दिनों बाद शहजाद जेल से रिहा हो गया। समय गुजरता रहा। कुछ दिनों बाद मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो गया तो शहर से जुड़े एक गांव में जमीन खरीदकर मैंने अपना एक छोटा सा फार्म हाउस बना लिया। मैं खेतों में थोड़ा बहुत काम करने के साथ पढ़ाई लिखाई करके समय बिताने लगा। एक दिन मैं खेतों में काम कर रहा था, तभी घबराया हुआ शहजाद मेरे पास आया। उसके चेहरे पर कोठरी वाले शादी की परछाइयां झलक रही थी। मैंने उसे बिठाकर पानी पिलाया। उसके बाद पूछा, समस्या क्या है जो तुम इतना घबराए हुए हो? मैं 1 साल से कोशिश कर रहा हूं कि गांव की जमीन से मेरे हिस्से की कुछ जमीन मुझे मिल जाए तो मैं उसे बेचकर अपना वर्कशॉप खोल लूं। पंचायत भी बुलाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी सौतेली माँ मुझे मेरी हत्या करवाने की धमकी दे रही है। उसने अपने बेटों को मेरी हत्या के लिए मेरे पीछे लगा भी दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूं। काफी सोच विचार कर मैंने कहा, बेटा शहजाद, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे लिए काम की कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूं तुम ये देश छोड़कर कुवैत चले जाओ। वहां तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये सब इतना आसान है क्या? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। वह बोला, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। पासपोर्ट और नौकरी की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। वहां जाने तक तुम किसी अच्छे वर्कशॉप में नौकरी करके अनुभव प्राप्त कर लो। मैंने शहजाद का पासपोर्ट अपने एक जानने वाले की मदद से बनवा दिया। कुवैत में मेरी जान पहचान के तमाम लोग थे, उनकी मदद से मैंने उसके लिए वहां नौकरी की व्यवस्था करवा दी। शहजाद कुवैत चला गया। उसकी पढ़ाई, अनुभव और व्यवहार काम आया और उसे वहां एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। कई सालों तक उसकी चिट्ठियां आती रहीं। उसने 2-3 बार ड्राफ्ट भी भेजे, लेकिन जब मैंने उसे डांटकर ड्राफ्ट भेजने से मना किया तो उसने ड्राफ्ट भेजने बंद कर दिए। उसने अपने आखिरी खत में लिखा था कि वह कुवैत में बहुत मजे से है और अब शादी करने के बारे में सोच रहा है। इसके बाद शहजाद का कोई खत नहीं आया। जब खत आने बंद हो गए तो उसके बारे में कोई अता पता नहीं चला।
आज आने वाला खत उसके जीवन का नया मोड़ था, जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे भी शामिल थे। उसने लिखा था, सर जी, आपको शायद आपका सिरफिरा बेटा न याद हो, लेकिन मैं आपको हमेशा याद रखता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपके उपकारों का बदला कैसे चुकाऊं। अगर आप नहीं होते तो मैं आत्महत्या कर लेता या फिर किसी की हत्या करके फांसी चढ़ जाता। आपको जानकर खुशी होगी कि आपका ये बेटा कनाडा में इंजीनियर है और खूब मजे की जिंदगी जी रहा है। उसने आगे लिखा था, कुवैत में मैंने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली थी। उसके बाद मैं कनाडा आ गया था। मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनकी फोटो आपको भेज रहा हूं। ये आपके पोता पोती हैं। दूसरी फोटो मेरी और मेरी पत्नी की है। हम भले ही कनाडा में रहते हैं, लेकिन मैं मियांवाली का रहने वाला हूं, इसलिए घर के बाहर भी मियांवाली हाउस लिखवा रखा है। हमारा रहन सहन भी अपने देश जैसा ही है। हम विदेशी रंग में नहीं रंगे हैं। मैंने अपनी पत्नी को भी आपके बारे में सब बता दिया है। वह आपके बारे में जानकर बहुत खुश हुई और अपने ससुर से मिलने के लिए बेचैन है। इसलिए अब मेरी आपसे एक विनती है, जिसे आप ठुकराएंगे नहीं। आप कनाडा आ जाए। यहाँ आपकी बहू और बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपकी टिकट और वीजा का इंतजाम कर दिया है। कुछ दिनों में वे आपको मिल जाएंगे। यह आपकी मोहब्बत का कर्ज है। खत का जवाब जरूर देंगे। खत पढ़कर मैं सोचने लगा कि हालात आदमी को शैतान तो शैतान को भला मानुष बना देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शहजाद है। कुछ दिनों बाद मैं कनाडा की यात्रा पर था। पूरे रास्ते में शहजाद, बहू और बच्चों के बारे में सोचता रहा, क्योंकि जिंदगी के आखिरी दिनों में यह मेरे लिए कुदरत का दिया इनाम था, जिसके लिए मैं सारी जिंदगी तरसता रहा था। इसकी वजह यह थी कि मैंने शादी नहीं की थी। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।